Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we have started the topic functions of HRM, है ना. हमने कल डिस्कस किया था कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. बेसिकली आपके जो फंक्शंस हैं HRM के उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस, राइट. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैनेजरियल फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, ठीक है. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM कौन कौन से हैं. क्लियर. देखो, ऑपरेटिव के भी 2 पार्ट्स बनाएंगे सो दैट आपके वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज ना बने और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है. तो एक बार फटाफट से क्विकली आइए रिवाइज करते हैं कि कल हमने एक बार क्या डिस्कस किया था. देखो, मैनेजरियल फंक्शंस में आपने कुछ मैनेजरियल फंक्शंस को बेसिक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो HR मैनेजर होगा वो परफॉर्म करेगा वो डिस्कस किए थे. जैसे कि आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना. अब प्लानिंग को क्या कहा गया था कि ये एक मतलब कि इसको प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम इज नॉन एज प्लानिंग. इसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से पर्सन को हायर करना है, किस पोस्ट के लिए हायर करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है. ये सब आप प्लानिंग करते थे. देन आपने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग क्या था? एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, एम्प्लॉयज एंड फिजिकल रिसोर्सेज. मतलब 3 चीज़ों के अमंग रिलेशनशिप एक अच्छा मेंटेन करना इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग. और वो 3 चीज़ें कौन सी थी? वर्क, एम्प्लॉयज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है. देन हमने इसके कुछ स्टेप्स किए थे. 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, देन आप उन एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करते हैं और असाइन कर देते हैं टू एन इंडिविजुअल. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड लास्ट वन इज फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. एंड देन हमने डिस्कस किया था स्टाफिंग क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि स्टाफिंग होता है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट है तो आप उस पोस्ट को पर्टिकुलरली फिल करते हो, ठीक है, विद द कॉम्पिटेंट पर्सन. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, सुटेबल एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए बोला गया है कि इंपॉर्टेंट है बाय द वे ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस सुटेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन आर एम्प्लॉयड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देन हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग क्या होता है. किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना एंड लीड करना इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. इसके 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे. सुपरविजन, मतलब जो मॉनिटर करता है आपकी रूटीन वर्क को. कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इस तरह करना है कि सामने वाली पार्टी को समझ आ जाए. देन लीडरशिप था. इसमें क्या होता है, एक लीडर होगा वो अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को कि ऐसे काम करना है भाई हमने. मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्साइट करता है लोगों को फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. और फिर हमने लास्ट कल डिस्कस किया था कंट्रोलिंग क्या होता है. कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं. स्टैंडर्ड्स के बाद हम एक्चुअली देखते हैं उसको, स्टैंडर्ड्स का कंपेयर करते हैं एक्चुअल वर्क को कि क्या एज पर द स्टैंडर्ड्स एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, ठीक है. अगर डेविएशंस आ रही हैं तो आप देखते हो कि क्यों आ रहे हैं, फिर आप रेमेडियल एक्शंस ले लेते हो, ठीक है. तो ये सब हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया कि कल हमने डिस्कस क्या किया था, राइट. चलिए, आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM. लेट्स स्टार्ट. देखो, ऑपरेटिव फंक्शंस, इनको आप सर्विस फंक्शंस भी कहते हो, स्टाफ फंक्शंस भी कहते हो, ठीक है. इसके कंटेक्स्ट में आपके कुछ मेन 6 कैटेगराइज कर रखे हैं कि ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट आएगा आपका ऑपरेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है. जब आपने प्रोक्योर कर लिया. सेकंड, उसको आप डेवलप करते हो. प्रोक्योर का मतलब होता है आपने हायर करना है, ठीक है. जब आपने हायर कर लिया एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद आपको डेवलप करना पड़ेगा. अब वो कैसे करना है भी डिस्कस करेंगे. फिर आप जब डेवलप कर लेते हो उन्हें मोटिवेशन, कंपनसेशन सब प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है. उसके बाद आप उन्हें मेंटेन करते हो. अब देखो, एक बार हायर कर ले इससे काम नहीं ना चलेगा, आपको उन्हें रिटेन भी तो करना है प्रॉपरली. तो मेंटेन करना भी एक फंक्शन आता है. देन आता है इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक है. और उसके बाद एक लास्ट आएगा आपका इमर्जिंग इश्यूज. तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है. बाकी जो रिमेनिंग है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है. यहाँ पर प्रोक्योर करना मतलब हायर करना. अब किसको हायर करोगे? ऑब्वियसली HRM में है तो हम लोगों को हायर कर रहे हैं ना अपने जॉब के अकॉर्डिंग. तो क्या कहते हैं, इट इज कंसर्न विद हायरिंग ऑफ पीपल हु पोजेस द रिक्विजिट स्किल, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड,
ठीक है, ऐसे लोगों को हायर करना जो इनके पास रिक्वायर्ड, जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उनके पास स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है एंड एप्टीट्यूड भी, ठीक है। इट इंक्लूड्स जॉब एनालिसिस, HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरनल मोबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वैसे ना आपके सारे चैप्टर्स हैं, प्रॉपर टॉपिक्स है ये सारे, बट अभी हम क्या करेंगे, वन लाइंस में एटलीस्ट इनके मीनिंग्स को क्लियर करेंगे कि जॉब एनालिसिस है क्या, प्लानिंग तो चलो आपको समझ आ जाएगा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होता है, इंटरनल मोबिलिटी क्या है, ये सब एक बार हम वन लाइन में इनके एटलीस्ट जो डेफिनेशंस है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कम्स इज जॉब एनालिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन relating to the operations and responsibilities relating to a specific job। देखो जॉब एनालिसिस आपको वैसे तो नेम से समझ आ रहा होगा कि जॉब को एनालाइज करना। अब एनालाइज क्या करना है कि वहां पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक जॉब। क्लियर। सेकेंड कंपोनेंट आता है आपका इसके अंदर HR प्लानिंग। HR प्लानिंग क्या है, देखो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। सिंपल सा है, ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें HR मैनेजर ये डिटरमिन करेगा, इंश्योर करेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एडिक्वेट क्वालिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं और जब रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपर राइट टाइम पर ही अवेलेबल होंगी, performing jobs which would meet their needs and provide satisfaction for the individuals involved। Next आता है आपका recruitment। Recruitment क्या है, it is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply the jobs in an organization। देखो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें आप सर्च करते हो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को और आप उन्हें स्टिमुलेट करते हो, मोटिवेट करते हो कि वो आपकी जॉब्स में अप्लाई करें, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं। अब सिलेक्शन क्या है, देखो बहुत सारे लोग तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, बट क्या आप सबको रिक्रूट सेलेक्ट कर लेंगे आप? ऑब्वियसली नो। आप क्या करते हो, ये चेक करते हो कि उन सभी लोगों में से जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट आपके लिए कौन पर्सन है ना, जो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, जिसकी क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, स्किल, नॉलेज सब कुछ है। तो सिलेक्शन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, एसरटेन करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, चेक करते हो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल एंड नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेंट विद अ व्यू टू अप्रेजिंग हिज और हर सुटेबिलिटी टू द जॉब। आप ये चेक, अब ऐसा क्यों करते हो, आप क्यों एसरटेन करते हो किसी की क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, सो दैट आप ये चेक करो कि जॉब की सुटेबिलिटी के लिए वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, आप उनमें से छांटते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं बहुत सारे लोगों में से, और रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस जिसके अंदर आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में अप्लाई करें। क्लियर है। देन आता है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस दैट इंश्योर्स 360 डिग्री फिट मैचिंग द एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट विद द जॉब ऑन ऑफर। इट इज द HR मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लेस द राइट कैंडिडेट एट द राइट लेवल। देखो बेसिकली क्या है, प्लेसमेंट क्या होता है, आपने किसी भी एम्प्लॉय को, एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब उसको कहीं ना कहीं तो आप उसको प्लेस करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो आप बताएंगे कि आपकी ये ड्यूटी है या आपका ये ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट है, कुछ तो आप बताएंगे। तो राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट पर्सन को पहुंचाना इज नॉन एज प्लेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब देखो कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय हायर किया गया है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंट्रोड्यूस तो करवाए, एटलीस्ट ओरिएंटेशन तो करवाए ना उसका, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी है, इस पर ये रूल्स फॉलो होते हैं, ऐसी सराउंडिंग्स हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ये लोग हैं, ऐसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ बताएगा तो सही ना उन्हें। इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। These are the techniques that help employees adapt their new surroundings and introduce them to the practices, policies and people. Last इसमें component आता है internal mobility। देखो क्या कहते हैं, the movement, internal mobility। mobility का मतलब movement हो गया, internally मतलब
एक जॉब में ही आप मतलब मूवमेंट कर रहे हो, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर हो रहे हो, वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट हो रहे हो, तो ये सब क्या है, इंटरनल मोबिलिटी कहलाता है. द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर through the transfers, promotions is known as internal mobility. It is the best in the interest of an organization and its employees. Such job changes should be guided by well-convinced principles and policies. Clear? चलिए एक बार फटाफट से क्विकली देख लेते हैं. ऑपरेटिव फंक्शंस में फर्स्ट मेन कैटेगरी थी आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, कि आपने हायर करना है रिक्विजिट स्किल्स, नॉलेज और एप्टीट्यूड वाले लोगों को, जिसके अंदर आपके कुछ अदर फंक्शंस भी आते हैं. जैसे कि आप क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट करोगे, आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एचआर प्लानिंग करनी पड़ेगी. ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा हायर कर लाए हो, पहले आप देखोगे ना कि हमारी जॉब में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं लोगों की, आपको हायरिंग करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं. इफ यस तो कितने करनी है आपने, तो पहले आप जॉब को एनालाइज करेंगे, फिर आप एचआर प्लानिंग करते हो, देन आप रिक्रूटमेंट्स करेंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करोगे कुछ एम्प्लॉयज़ को, जिनको सेलेक्ट किया उन्हें प्लेसमेंट्स देंगे आप, इंडक्शन ओरिएंटेशंस करवाएंगे, मीन्स इंट्रोडक्शंस करवाएंगे आप, फिर इंटरनल मोबिलिटी. ऐसे तो है नहीं कि जिसको आपने डे वन जिस डिपार्टमेंट में जिस पोजीशन पर रखा था वो आपके थ्रू आउट द लाइफ जब तक अटैच है, एसोसिएट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक आपके साथ एक ही जगह पर रहेगा. नो, मूवमेंट तो होती रहेगी, है ना. तो इंटरनल मोबिलिटी आपका इसका कंपोनेंट था. तो इसके साथ आपका प्रोक्योरमेंट डन है. अब हम ऑपरेटिव फंक्शन का मेन सेकंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट फंक्शन. ठीक है, चलिए देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. डेवलपमेंट एम्स एट एनहांसिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट द नॉलेज इन अ यूजफुल वे. देखो डेवलपमेंट करना इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक पर्सन की एबिलिटी को मतलब इतना एनहांस करते हो कि वो हर सिचुएशन को, हर चीज़ को समझ सके, और उस प्रॉब्लम है, सपोज कोई इवेंट आया, इस सिचुएशन अक्कर हुई है, उसको समझ भी सके और साथ साथ उसे इंटरप्रिटेट भी कर पाए. ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस. अब डेवलपमेंट किसी की भी शॉर्ट टर्म में तो हो नहीं सकती, है ना. टाइम तो लगेगा. आप कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हो, अपनी ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज इट इज अ लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस दैट हेल्प्स द मैनेजर्स टू एक्वायर कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एक लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो कंसेप्चुअल मतलब कोई कंसेप्ट बेस्ड आपका कोई माइंड का आपका कोई प्रोसेस है, कोई नॉलेज है, उसको गेन कर सके, या कोई थ्योरेटिकल बुकिश लैंग्वेज की कोई नॉलेज है तो उसको भी गेन कर सके इन अ सिस्टमैटिक मैनर में. ठीक है, अब डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर कुछ फंक्शंस फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं कि मतलब आपने डेवलपमेंट करनी तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, ट्रेनिंग देकर करोगे, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एचआर डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है, फर्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग. देखो ट्रेनिंग क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज लर्न स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स. सिंपल सी बात है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय स्किल्स को एक्वायर करता है, लर्न करता है, नॉलेज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स को लर्न करता है, सो दैट वो अपने पर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो उनको अचीव कर सके, है ना. अब ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को. याद रखिएगा जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है वो आपकी मैनेजरियल मतलब स्टाफ्स की होती है. ठीक है, टॉप लेवल्स की जो आपकी ट्रेनिंग दी जाती है हम बोल सकते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट. इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द मैनेजरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज थ्रू द एप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स. देखो दोनों में ही आप उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हो, स्किल सिखा रहे हो, ठीक है, कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हो, बट ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज को, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जाती है मैनेजरियल स्टाफ की. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका इसमें करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. देखो करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या कहते हैं, इट इज अ प्लानिंग ऑफ वंस करियर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर प्लान्स बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस. It includes succession planning, which implies identifying, developing and tracking key individuals for executive positions. देखो सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक छोटी सी एक पॉइंट बता देती हूँ कि सक्सेशन प्लानिंग है क्या. जब आपको पता होता है कि आपके जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, अब या तो वो रिटायर होंगे या उनकी डेथ हो सकती है या वो खुद छोड़ के जा सकते हैं. जब आपकी की पोजीशंस वैकेंट होती हैं ना, तो उसको फिल करने के लिए टाइमली बेसिस पर आप क्या करते हैं, जो आपके लो लेवल पर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ या पर्सोनल, आप उनको पहले से ही ट्रेंड करना स्टार्ट कर देते हो कि जैसे ही टॉप मोस्ट या की पोजीशंस वैकेंट होंगी आप फटाफट से उस पोस्ट को फिल कर देंगे.
ठीक है, बाकी पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के नाम से जाना जा रहा है। तो HRD क्या कहता है कि इसका मेन एम होता है कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, सिर्फ एक एम्प्लॉय को या मशीन्स को या टॉप एग्जीक्यूटिव को नहीं, ऑल ओवर दी जो ऑर्गेनाइजेशन है, होल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के प्रोसेस को आप बोलते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। It creates a climate that enables every employee to develop and use his capabilities in order to achieve their both goals, individual as well as organizational goals. अब ऐसा क्यों, देखो ये HRD क्या करता है, एक ऐसा environment create कर देगा जिससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, यूज करता है, सो दैट वो अपने दोनों तरह के गोल्स को अचीव कर सके, जो उसके पर्सनल गोल्स हैं उनको भी, और जो उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं उनको भी वो टाइमली बेसिस पर अचीव कर सके। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार फटाफट से क्विकली देख लेते हैं, सो दैट आपको याद रहे साथ साथ कि आपने आज पढ़ा क्या है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो रहा है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। आज के लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिव फंक्शंस कौन से हैं HRM के, जिसके अंदर 6 मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट था आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आपने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जॉब एनालिसिस, HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंटरनल मोबिलिटी। सेकेंड मेन फंक्शन आपका आया है डेवलपमेंट फंक्शन। इसमें हमने डिस्कस किए हैं 4 अदर फंक्शंस को, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और लास्ट हमने डिस्कस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज HRD। नाउ मेन थर्ड फंक्शन आपका आता है मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। देखो मोटिवेशन एंड कंपनसेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इंस्पायर करता है लोगों को कि वो अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन को विद द यूज ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। मतलब देखो कोई पर्सन अपना बेस्ट कब देगा, जब उसको कुछ ना कुछ आगे से मतलब कि बोल सकते हैं एक्साइटमेंट्स होंगे, इंस्पायर होगा ना, अगर मैं ये टारगेट अचीव कर लेता हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी, या मुझे इंसेंटिव मिलेगा, या मुझे इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एलिमेंट तो होना चाहिए ना, तो वही आपका एक्साइटिंग एलिमेंट क्या है, मोटिवेशन तो है। ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस दैट इंस्पायर्स पीपल टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अब इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है, अचीवमेंट हो जाना, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, जॉब डिजाइन, वर्क शेड्यूलिंग, अप्रेजल बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स, ये सब आ जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मोटिवेशन कंपनसेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। दिस फंक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, या तो उसमें जॉब डिजाइन, वर्क शेड्यूलिंग, मोटिवेशन, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। तो एक बार फटाफट से इनको भी 1 बाय 1 देख लेते हैं कि है क्या चीज़ है ये। चलिए फर्स्ट वन इज जॉब डिज़ाइन। देखो जॉब डिज़ाइन क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हैविंग अ प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब डिज़ाइन। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है कि जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों को ऑर्गेनाइज करना सो दैट आपका प्रोडक्टिव यूनिट डेवलप हो सके, इसी प्रोसेस को कहते हो आप जॉब डिज़ाइन। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू इंटीग्रेट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी एम्प्लॉयर्स की नीड्स हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट करना। क्लियर? सेकेंड आता है आपका इसमें वर्क शेड्यूलिंग। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि उनको रियलाइज करना चाहिए कि वर्क शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब वो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉब एनरिचमेंट, फ्लेक्सी टाइम, वर्क शेयरिंग, वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट्स, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन में क्या कहा गया है, आप सिंपल सी लैंग्वेज है कि कंबाइनिंग फोर्सेस दैट अलाउ पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इज एन इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मोटिवेशन क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने स्टाफ को इंस्पायर करते हो। अब वो आप फाइनेंशियली भी कर सकते हो, नॉन फाइनेंशियली भी कर सकते हो। ठीक है, इंस्पायर करना सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट्स इन अ बेटर वे। ठीक है, परफॉर्म करें पहले तो एक्टिविटीज़ को एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में, और जितने भी टारगेट्स हैं वो सब अचीव हो सके। अब एक चीज़ बोली गई है यहाँ पर कि ऐसे लोग जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, एबिलिटी भी है और वो मोटिवेटेड भी हैं, ठीक है,
इफ दे आर हैव टू परफॉर्म अ हायर जॉब, दो उनके पास देखो होनी चाहिए कि अगर वो ये कहते हैं ना कि आपने हायर लेवल की कोई जॉब परफॉर्म करनी है तो उनके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए और मोटिवेशन भी, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एबिलिटी तो है, कैपेबिलिटी तो है, बट आप मोटिवेटेड नहीं हो ना, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। बट आपको एक्सट्रिंसिकली मतलब बाहरी दुनिया में कोई मोटिवेट तो कर रहा है, हाँ जी आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाओगे। मतलब एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैनेजर्स ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू रिवॉर्ड्स, अब वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं एंड नॉन फाइनेंशियल भी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जॉब इवेल्युएशन। अब देखो इवेल्युएशन तो करना है, बट किसकी इवेल्युएशन हो रही है? जॉब की इवेल्युएशन हो रही है, ठीक है। मीन्स आप जॉब की वर्थ चेक करते हो इस प्रोसेस में, सो दैट आप ये चेक कर सको कि किस जॉब में आपको हायर पे करना है, किस जॉब में आपको लो पे करना है। आपको पता तो चले ना कि आपकी जॉब की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जॉब इवेल्युएशन में क्या लिखा गया है? दिस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब in order to establish which jobs should be higher paid than others with the organization. It helps to establish internal equality between various jobs. कि मतलब कई बार ना ऐसे देखने को मिलता है कि आपकी जॉब तो सेम होती है, जॉब प्रोफाइल आप सपोज मान लो कि एक ए पर्सन और एक बी पर्सन है, दोनों सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, पोस्ट सेम है, सब कुछ है, जो फैसिलिटीज दी जा रही है सब कुछ सेम है, बट जो उनकी बेसिक सैलरी होती है वहां पे डिफरेंस देखने को मिलता है। अब वो क्या है? वो आपकी इंटरनल इक्वालिटी नहीं होती है। तो ये आप जॉब को इवेल्युएट इसलिए करते हो सो दैट आपको पता चल सके कि आपको किसको कितनी पेमेंट करनी है, कितना पे करना, हायर करना है, लो करना है, क्या करना है, और इंटरनल इक्वालिटी आप मेंटेन कर पाओ बिटवीन द वेरियस जॉब्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस देखो, जॉब इवेल्युएशन करते हैं जॉब की, ठीक है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, अप्रेजल तो कर रहा है, परफॉर्मेंस तो आप चेक कर रहे हो, बट यहां पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि काम के रिलेटेड बिहेवियर क्या है, पोटेंशियल क्या है एम्प्लॉयज का। दिस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग वर्क रिलेटेड टू बिहेवियर एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज. It is a process that involves determining and communicating to an employee how he or she is performing and ideally establishing a plan of improvement. इसमें बेसिकली आप ये बताते हो कि कैसे कोई एक पर्सन मतलब परफॉर्म कर रहा है, और अगर अच्छा करे तो बेटर है, अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको मतलब एक प्लान ऑफ इम्प्रूवमेंट बना कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड. सिंपल कंपेंसेशन मतलब आपने कितनी बेसिक सैलरीज देनी है, एक सिंपली ये चेक करना, डिसाइड करना कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ पे करनी है. नेक्स्ट आता है आपका इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स. अब कई बार आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिक सैलरीज के बियॉन्ड भी कुछ दिया जाता है ना, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. अब इंसेंटिव्स आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस्ड पर हो सकते हैं, या तो आपको इंश्योरेंस करवा दी, कई बार होता है कि आपको बोनस मिल जाए, कोई सोशल सिक्योरिटी हो जाती है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन दिया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है. इन एडिशन टू अ बेसिक वेज स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नाउअडेज ऑफर इंसेंटिव कंपनसेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस सच एज सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन एटसेट्रा. क्लियर है? अब मेंटेनेंस फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. चलिए अब एक बार फटाफट से हम क्विकली दोबारा देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, सो दैट आपको एक छोटा सा समराइज्ड वे में आपको समझ आ जाए, आप नोट्स में लिख पाओ. आज के लेक्चर में डिस्कस किया है कि ऑपरेटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें बेसिकली मेन कैटेगराइज जो आपके फंक्शंस हैं वो आपके 6 फंक्शंस हैं. फर्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आपने कैटेगराइज बना रखी है आगे फर्दर. जॉब एनालिसिस, HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंटरनल मोबिलिटी, ठीक है. और सेकंड मेन कंपोनेंट है आपका जो फंक्शन है ऑपरेटिव का, वो है डेवलपमेंट फंक्शंस. इसमें हमने डिस्कस किए हैं 4 फर्दर पार्ट्स, मतलब कि इसमें क्या इंक्लूड करता है. ट्रेनिंग होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, HRD, ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया मेन कंपोनेंट जो है आपका ऑपरेटिव का, वो है आपका मोटिवेशन एंड कंपनसेशन. इसमें आपने फिर अगेन 7 पॉइंट्स को कवर किया है. जॉब डिज़ाइन क्या होता है, वर्क शेड्यूलिंग, मोटिवेशन, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. और लास्ट हमने किया है इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स.
ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, देन आपका इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, इसमें आपके ये पॉइंट्स आएंगे, सारे डिस्कस होंगे, ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये सब पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। और फिर कुछ इमर्जिंग इश्यूज होते हैं, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.